हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी दिव्यांगजन हैं वो अगर पटवारी परीक्षा की फॉर्म भरेंगे या तैयारी कर रहे हैं और पटवारी बनना चाहते हैं तो उनसे संबंधित जितने भी डाउट्स हो सकते हैं उनके समस्याओं का समाधान जो है इस वीडियो में बताया गया है। और उसके अलावा भी अगर उनके कोई डाउट बच जाते हैं तो वो इस वीडियो के आखिरी में जाके फिर कॉमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात कि आप में से कहीं का डाउट है कि हम जो है परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें, तो ये परीक्षा का फॉर्म आपको कैसे भरना है इसका भी जो है वीडियो बनाने के बाद जानकारी दे दी जाएगी। A to Z जानकारी दी जाएगी, कैसे भरना है, क्या सावधानियां रखनी है। तो ये वाला वीडियो जो है 25 दिसंबर के आसपास जो है आएगा, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो 5 जनवरी से फिलिंग उसकी चालू होगी। तो उससे पहले 10 दिन पहले लगभग हम ये वीडियो बना के डाल देंगे। तो उस वीडियो को देखकर जो है आप ये पता कर पाएंगे कि आपको फॉर्म भरते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो अभी क्या करना है, तो अभी ये करना है कि जो भी फॉर्म फिल करते टाइम जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार चेक कर लीजिए अपने फाइल में कि वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको बनवा लीजिए, अभी भी हमारे पास समय है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उधर जो फॉर्म है फिलिंग चालू होती है और फिर हम कोई डॉक्यूमेंट जो है बनवाने के लिए फिर लोकसभा के अंदर जा रहे हैं या जहाँ भी संबंधित कार्यालय में वो फॉर्म बनता है वहाँ हम जाके फिर जो है लाइन में लग रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये समय है कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। फॉर्म कैसे भरना है वो उसका वीडियो 100% आएगा। ये हुई दूसरी बात। अब बात करते हैं कि जो आज हम जो बात करने वाले हैं कि दिव्यांगजनों से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए। तो देखिए, हम 1 बाय 1 करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और जो दिव्यांगजन नहीं है उनके लिए चौथा पॉइंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उनसे संबंधित है। तो बात करते हैं कि जो पटवारी की वैकेंसी है मध्य प्रदेश में वो 6755 पदों पर आई है। इन 6755 पदों में ही 364 पद जो हैं इनके अंदर ही शामिल है। ठीक है, 364 पद जो हैं वो दिव्यांगजनों के लिए है। तो जब हम रूल बुक में जाते हैं और रूल बुक में जब जो है जहां एट द लास्ट में पटवारी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमने पटवारी में 6755 पद हैं, जनरल के इतने हैं, ओबीसी के इतने हैं, वगैरह वगैरह, उस पेज पे 6755 के पास में इधर राइट हैंड साइड में सबसे आखिरी कॉलम में जो है दिव्यांगजन से संबंधित जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिटेल लिखी हुई है। तो वहां ये लिखा हुआ है कि VH की वैकेंसी 0 हैं, EH की वैकेंसी 122 है, LD की वैकेंसी 127 है और MD की वैकेंसी 115 है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं और टोटल कितनी वैकेंसीज है, 364 है। अब प्रश्न उठता है कि VH का मतलब क्या है, EH का मतलब क्या है, इनमें से इनका मतलब क्या है। तो VH का मतलब होता है विजुअली हैंडीकैप्ड, यानी कि दृष्टि बाधित, जिनको देखने में परेशानी है, जो देख नहीं सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, तो उनको बोलते हैं VH कैंडिडेट। और पटवारी के लिए VH कैंडिडेट की 0 पोस्ट है। ठीक है, तो इस कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो नहीं भर सकते। उसके बाद बात आती है EH कैटेगरी, जिसके अंदर आपको जो है ना पद 122 दिख रहे हैं। तो ये 122 पद जो है EH कैटेगरी के लिए, जिसके अंदर हियरिंग डिसेबिलिटी है, यानी कि जिनको कम सुनाई देता है या वो बहरे हैं या फिर जो है ये जो यूनिट दी गई है साउंड की, इस यूनिट से जो है तक ही वो सुन पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का मेडिकल टर्म होता है उनका। जब फॉर्म जो वो सर्टिफिकेट बनता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जो भी संबंधित जिला होता है वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड होता है उनके द्वारा जब सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो इस यूनिट को देखा जाता है कि इस यूनिट से कंपैरिजन किया जाता है कि कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसको चेक करने के बाद जो है ये सर्टिफिकेट बनता है और अगर ये सर्टिफिकेट बन जाता है तो फिर हम इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। तीसरी बात है जो है वो LD का मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर मैंने 2 चीज़ें शामिल करी है, वैसे इसके अंदर और भी चीज़ें हैं लेकिन जो मेजर रूप से होती है, जो सांकेतिक यहाँ पे लिख दी गई है, बाकी जो डिटेल हैं वो आप रूल बुक में जाके पढ़ सकते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी जो होता है ये LD के अंदर आता है। हाथ पैर में अगर कोई दिव्यांगजन है, हाथ पैर से अगर कोई दिव्यांगजन है तो वो भी LD के अंदर आएगा। सेरेब्रल पाल्सी जो है ना, ये एक तरह से एक ब्रेन से रिलेटेड एक रोग है, जिसमें क्या होता है कि जो भी रोगी होता है, जो पेशेंट होता है, उसका अपने अंगों पे कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, मतलब कि उसको चलने में परेशानी होती है, ठीक है, हाथों में उसको परेशानी होती है, इस प्रकार की कुछ परेशानी होती है, उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। और जो हाथ पैर से दिव्यांगजन है वो भी किसके अंदर आएंगे, MD के अंदर आएंगे। तो उनके लिए कितनी पोस्ट है, LD के लिए जो है 127 पोस्ट है। अब बात करते हैं आगे जो है
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक ये होती है कैटेगरी, एमडी बोलते हैं जिसको, और इसको बोलते हैं वैसे देखा जाए हमारे समझने के लिए मानसिक दिव्यांगता, जो कि थोड़ा सा मानसिक रूप से दिव्यांग है उनके लिए। तो एमडी के लिए इसमें कितने पद हैं? 115 पद है। ऐसे करके कुल पद कितने हैं? कुल पद हैं 364। अब बात आती है कि चलो हम ये समझ गए, मतलब ये जो ऊपर जो लिखा हुआ था ना, ये समझने के लिए था कि कोई व्यक्ति कैसे पता करेगा कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, तो इसके लिए अपन ने ये देख लिया। उसके बाद बात आती है कि चलो ठीक है, हम इसमें फॉर्म भरेंगे तो फिर हमको क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती है या मिलेगी, और अगर मिलेगी तो फिर उस फैसिलिटीज के लिए उपयोग करने के लिए हमको क्या चीज़ें करना पड़ेगी। सबसे पहली बात आती है समय की, कि वैसे हमारा एग्जाम का जो समय है वो कितना है? 3 घंटे है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो एग्जाम होने वाली है, जिसके अंदर पटवारी भी होगी, तो वो परीक्षा 3 घंटे की होगी, ऐसा रूल बुक में दिया है। ठीक है, तो 3 घंटे का टाइम तो सभी को मिलेगा, लेकिन 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे किनको? जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन कौन? जो इस VH कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि जिनको बिल्कुल कम दिखता है या बिल्कुल ही नहीं दिखता है, तो उनको जो है 60 मिनट अतिरिक्त मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो 60 मिनट उनको अतिरिक्त मिलते हैं, लेकिन ये इसके लिए तो पटवारी के लिए तो ये पद है ही नहीं, तो फिर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला हमारे लिए बिल्कुल जो है निरंक हो जाता है, किसी काम का वो नहीं है। तो हमको 60 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, यानी कि जो बाकी कैटेगरीज है इनमें 60 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जिनको देखने में परेशानी है उनको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब बात आती है हेल्पर की, क्या हेल्पर मिल सकता है? हाँ, हेल्पर मिल सकता है। हेल्प सहायक बोल सकते हैं या हेल्पर बोल सकते हैं। कैसे मिलेगा हेल्पर जो है ना, वो किस किस को मिलेगा? पहली बात तो हेल्पर मिलेगा किनको? जो देखने में असमर्थ हैं। दूसरी बात, जिनको कंप्यूटर के माउस को चलाने में परेशानी है उनको हेल्पर मिल सकता है। यानी कि जो मेडिकल बोर्ड के जो भी डॉक्टर वगैरह होते हैं वो देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति वास्तव में जो है कंप्यूटर नहीं चला पाएगा। जैसे लिखित परीक्षा होती है तो फिर लिखने वाला देखते हैं, और अगर कंप्यूटर वाली परीक्षा है तो वो क्या देखेंगे कि वो कीबोर्ड पे या उस पर काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो हेल्पर उसको दिया जाता है। ठीक है, हेल्पर की जो गाइडलाइन है वो क्या है कि अगर एग्जाम जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की हो रही है, अगर परीक्षा स्नातक स्तर की हो रही है, परीक्षा को देने के लिए जो परीक्षा हम दे रहे हैं उसके लिए मिनिमम जो योग्यता है, जो न्यूनतम योग्यता है वो अगर स्नातक की है, ग्रेजुएशन की है, तो फिर हेल्पर 12वीं का होना चाहिए। तो हेल्पर कौन सा होना चाहिए? 12th पास का होना चाहिए। जैसे पटवारी की परीक्षा के लिए हमको जो है स्नातक अनिवार्य है ना, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, तो फिर ऐसा नहीं कि हम ग्रेजुएशन वाला हेल्पर लेके साथ में चले गए, ऐसा नहीं होगा, वो 12th तक का ही होना चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर कट हुई होगी। किसी परीक्षा में 12th अगर मांगी गई है, मिनिमम योग्यता 12th है, यानी कि 12th वाला फॉर्म भर सकता है, तो उसमें हेल्पर 12th वाला नहीं चलेगा, उसमें हेल्पर 10th वाला चलेगा, इस प्रकार से। तो एक कम होती है वो। अब बात आती है कि एक और क्या होता है, तो जो भी हमारा सेंटर आता है ना, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हमारी एग्जाम होती है। जैसे कई जगह क्या होता है ना कि फर्स्ट फ्लोर पे भी एग्जाम होती है, सेकंड फ्लोर पे भी एग्जाम होती है, तो जो भी दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पे ही जो है परीक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। वहाँ जो भी लैब होती है उन्हीं में उनका जो है नंबर आता है एग्जाम देने में। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, कि अगर कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो जाए एग्जाम से, मतलब वो दिव्यांगजन तो नहीं है लेकिन अचानक अगर बीमार हो जाए, या मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन इन केस अगर हो जाता है तो फिर क्या? तो एग्जाम से पहले अगर एक्सीडेंट हो जाता है, इतना गंभीर एक्सीडेंट होता है कि हम नहीं लिख सकते या इस प्रकार से कोई चीज़ें हो जाती है, तो उस केस में भी हमको जो है क्या मिलता है? हेल्पर मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जिनकी जो रैंक होती है वो कितनी होनी चाहिए? सहायक सर्जन रैंक से तक के होने चाहिए वो। ठीक है, सर्जन रैंक के होने चाहिए वो। उनके माध्यम से जो है आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है लिख के कि हाँ इनको ये समस्या है, तब जाके जो फिर हम जो वो सबमिट करते हैं तो हमको जो है इन चीज़ों का लाभ मिलता है। अब ये तो हमने समझा कि इस प्रकार के लाभ मिलते हैं। प्रश्न ये उठता है कि कैसे मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे उसके लिए क्या करना है, कैसे मिलेंगे उसके लिए अपने को संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, मान लीजिए कि अगर हम EH से आ रहे हैं तो EH वाले, VH वाला तो हम चलो वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी वैकेंसी में VH से हैं तो VH वाले डॉक्यूमेंट, EH हैं तो EH वाले डॉक्यूमेंट, LD हैं तो LD से संबंधित डॉक्यूमेंट, अगर हम MD कैटेगरी में आ रहे हैं तो MD से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं जो भी, वो डॉक्यूमेंट प्लस शपथ पत्र, एक शपथ पत्र का फॉर्मेट होता है, वो शपथ पत्र ये सारा बंच करके हमको मंडल कार्यालय भोपाल में जाना होता है, या फिर हम प्रेषित करें तो प्रेषित भी कर सकते हैं।
तो वहाँ पे मंडल कार्यालय भोपाल में हमको सबमिट करना पड़ता है। कब सबमिट करना पड़ता है? जब भी हमारी एग्जाम स्टार्ट होने वाली होती है उससे 10 दिन पहले तक हमको जो है ये प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ती है। और वहाँ पे जब हम 10 दिन पहले, मान लीजिए हमारी जो है एग्ज़ाम मान लीजिए कि 5 तारीख से शुरू हो रही है फॉर एग्जांपल, तो हमको जो है 20-25 तारीख के आसपास जो है इतने दिन पहले ही इस प्रक्रिया को करना पड़ता है। वहाँ से लिखित अनुमति मिलती है और वो लिखित अनुमति जो होती है, वो जो डॉक्यूमेंट होता है जो वो लिख के देते हैं अपने को परमिशन वाला, तो वो लेटर जो है हमको जो संबंधित हमारा सेंटर होता है जहाँ पे हमारी परीक्षा होती है वहाँ पे हमको सबमिट करना होता है। तब अगर हम हेल्पर लेके जा रहे हैं तो हेल्पर को अलाउ कर दिया जाता है, और या फिर हमको किसी भी प्रकार के मान लीजिए कि अतिरिक्त टाइम मिलना है तो फिर वो अतिरिक्त टाइम हमको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो सिस्टम है ये फॉर्म फिल करते टाइम हमको फिल करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें क्लियर है, तभी फिर वो चीज़ें जो है आगे काम करती हैं। अच्छा, उसके बाद जब सहायक हेल्पर जो हमने लिया है, अगर वो हेल्पर उपस्थित नहीं हुआ तो इन केस मान लीजिए कि हमने किसी को हेल्पर बनाया या किसी को हमने सहायक रखना चाह रहे हैं एग्जाम देने के लिए और उसकी खुद की भी तबीयत खराब हो गई, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में ये होता है कि अगर इन केस किसी भी कारण से अगर हेल्पर नहीं आ पा रहा है तो जो संबंधित केंद्र अध्यक्ष होते हैं जहाँ पे हमारी परीक्षा होने वाली होती है, वो किसी अन्य व्यक्ति का वहाँ उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही सत्यापन वेरीफाई करके उसको अलाउ कर सकते हैं। तो ये पावर किसको दी गई है? ये पावर जो है वो केंद्र अध्यक्ष को दी गई है। तो ये तो पूरी थी कि हमको कैसी कैटेगरी वगैरह है ये वाली, इनका क्या मतलब है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये जो संबंधित डाउट थे ये थे, और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो क्या क्या चुनौतियां हैं पटवारी जॉब में दिव्यांगजन के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, चुनौतियों की अगर बात की जाए ना, तो मेरे अनुसार जो चुनौतियां होती है, जो भी हमको चैलेंजेस होते हैं इस जॉब में, वो डिपेंड करते हैं कि हम कितना प्रतिशत दिव्यांग हैं। और उसको चैलेंजेस नहीं बोलेंगे, चैलेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब चैलेंजेस की अगर आप मुझे स्केल में पूछोगे ना 10 में से, तो 0 चैलेंजेस है, कोई चैलेंजेस नहीं है। हम अगर हल्का चला सकते हैं, हल्का से मेरा मतलब है ग्राम पंचायत की, मान लीजिए हमको कोई गांव मिल गया, हमको 3 गांव मिल गए कि आपके अंडर में ये 3 गांव आ रहे हैं और आप दिव्यांगजन हैं, और अगर आप उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे अपर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको सिर्फ काम से मतलब होता है, उनको ये मतलब नहीं आप कैसे भी काम करिए। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ मित्र हैं तो वो क्या करते हैं, उन्होंने मान लीजिए अपने भैया के सपोर्ट से वो काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कि वो खुद जा सकते हैं, अपनी जो भी उन्होंने बाइक वगैरह ले रखी है, जो ट्राइसाइकिल होती है वो, तो उससे अगर वो खुद ही चले जाते हैं, तो अगर हम हमारे लेवल पर ही सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं, हल्का चला पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल चला सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ कौन सा पॉइंट? फर्स्ट वाला पॉइंट कि अगर हम कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा परसेंट थोड़ा सा कम है और हम उस चीज़ को कर सकते हैं, हल्का हम मेंटेन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, यानी कि हमारी दिव्यांगता का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है और हम नहीं कर सकते, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस के भी समाधान है कि आप चाहें तो तहसील अटैच हो सकते हैं, जैसे तहसील कार्यालय होता है, तहसील कार्यालय में ही बहुत सारी पंचायतें होती हैं, तो जो व्यक्ति चाहे वो हल्का अगर ऑपरेट कर सकता है तो वो हल्का ले सकता है। इनमें इसी मतलब कोई बंदिश नहीं है कि नहीं ये करना ही करना है, आप चाहें तो हल्का ऑपरेट करिए, आप चाहें कि नहीं मैं हल्का ऑपरेट नहीं कर सकता हूं, तो सिंपली हमको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैं नहीं ऑपरेट कर सकता हूं, मुझे किसी भी कार्यालय के अंदर जो है तहसील कार्यालय में किसी भी काम के लिए जो है मुझे अटैच कर लिया जाए। तो फिर उसमें क्या देखा जाता है? उसमें क्या देखा जाता है कि चलो ठीक है, आप CPCT पास हैं या आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप किसी बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको कंप्यूटर से संबंधित काम दे दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर चलाने में सक्षम नहीं है तो फिर आपको जो है एक टेबल कुर्सी लगा दी जाती है, जो कि रजिस्टर से संबंधित जो काम होता है, जिनमें सिर्फ हमको लिखाई करना पड़ती है रजिस्टर के अंदर की इस कार्यालय में कितने जो है डाक इन द सेंस जो भी मेल वगैरह आते हैं, तो ये कितनी डाक आ रही है, कितनी डाक हम दूसरे कार्यालय में भेजी जा चुकी है, कितने जवाब हमने दे दिए हैं, ये सारा लेखा जोखा बैठ के करना होता है, कहीं नहीं जाना होता उसके लिए। वहाँ प्रॉपर आपको पानी भी पीना है तो आपके लिए जो सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप ज़्यादा परसेंट हैं हमारा दिव्यांगजन का, तो फिर उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? तहसील अटैच हो सकते हैं। और फिर तहसील अटैच में क्या काम दिया जाएगा वो डिपेंड करता है हमारा इंटरेस्ट। हम अगर बोल दें कि हमको कंप्यूटर चलाना आता है तो हमको कंप्यूटर वाला काम जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम चाहें तो जिले में भी अटैच हो सकते हैं। ये तो एक बात हुई तहसील की। हम चाहें तो जिले में भी अटैच हो सकते हैं कि चलो ठीक है मुझे तो जिले में अटैच होना है, तो हम जिले से में भी अटैच हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है चुनौती बिल्कुल जीरो है। आप सोचिए कि बहुत चुनौती मैं कैसे करूँगा, तो ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। बस वो आपको मतलब जो है चॉइस है ना वो आपकी है कि आपको हल्का ऑपरेट करना है, या अगर आप हल्का ऑपरेट करने में असक्षम है तो फिर आप तहसील अटैच होकर जो ऑफिस वाला काम होता है ना कि आपको 11 बजे जाना है, 5 बजे अपने घर आ जाओ,
वो वाला काम भी हम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ व्यक्ति हैं मेरे फ्रेंड्स दिव्यांगजन जो कि हल्का अच्छे से, काफ़ी अच्छे से ऑपरेट करते हैं, और कुछ व्यक्ति हैं जो हल्का ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, वो तहसील अटैच हैं, तो वो तहसील वाला काम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने दिव्यांगजनों से संबंधित समस्याओं के ऊपर बात करी। अगर और भी कोई डाउट आपके छूट गए हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में उस बात का जो है रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।